हेलो एवरीवन। तो आज हम साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है साइंस की, इसको कवर करेंगे। और आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 नंबर 1 जो है, इसका नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है? तो भोजन जो हम करते हैं, ये भोजन जो है वो हमारे लिए पोषण का एक स्रोत होता है। और हम इसको जीवन जीने के लिए और पोषण के लिए हम इसको करते हैं। और जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं, वो अलग अलग तरीके से, कुछ जो जीव हैं इसको खाते हैं, कुछ पीते हैं, और कुछ जो है वो अवशोषित करते हैं भोजन को। अब ये खाद्य सामग्री क्या होती है? जितने खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो उपयोग की जाने वाली सामग्री होती है उसको खाद्य सामग्री कहा जाता है। अब ये जो खाद्य सामग्री है, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे रोटी है, रोटी हमारे लिए भोजन है, लेकिन इसके अंतर्गत जो आटा है, पानी और नमक का हम उपयोग करते हैं, तो ये क्या है? ये इसकी खाद्य सामग्री है। ठीक है। इसके अलावा जो दाल होती है, दाल हमारे लिए भोजन है, लेकिन अगर जब हम दाल बनाते हैं तो उसमें कच्ची दाल, मसाले और पानी डाला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि ये क्या है? इसकी खाद्य सामग्री हैं। इसके अलावा कौन कौन से उदाहरण हैं? आपके दिमाग में क्या क्या कौन कौन से उदाहरण आते हैं भोजन को लेकर के और खाद्य सामग्री को लेकर के, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब आखिर जब हम भोजन करते हैं तो हमारे लिए ये क्यों हम भोजन करते हैं और हमारी बॉडी के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, इसको समझते हैं। तो भोजन जब हम करते हैं तो ये हमें ऊर्जा देता है, यानी कि ऊर्जा के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, खाते हैं। इसके अलावा काम करने के लिए, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसके लिए। इसके अलावा बॉडी के अंतर्गत भी, यानी कि शरीर के कार्य के लिए भी इसका उपयोग हमको खाते हैं। जैसे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे कार्य होते हैं, एनर्जी बनाए रखना, और भी जो है वो जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए, काम करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम भोजन करते हैं। इसके अलावा जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भोजन करते हैं, और घाव भरने के लिए। अब ये जो हम भोजन करते हैं, इसके 2 स्रोत हैं, यानी कि हमें 2 तरीके से भोजन प्राप्त होता है। एक पौधों से, और जो दूसरा होता है पशु या फिर जो जानवर होते हैं उनके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है। अब किस तरीके से, कौन कौन से तरीके से हमें प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। जो जानवरों से या पशुओं से जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें एक अंडा, दूध और शहद मुख्यतः आते हैं। इसके अलावा मांस भी आता है। जो अंडा होता है वो हमें मुर्गी से प्राप्त होता है। दूध जो होता है, इससे हमें, दूध से हम जैसे पनीर, दही, मक्खन, क्रीम आदि जो है इसको बनाते हैं। तो ये जो है हमें कौन कौन से जानवर से प्राप्त होता है? इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि हैं, आती हैं। इसके अलावा जो शहद है वो हमें मधुमक्खी से प्राप्त होता है। अब ये जो मधुमक्खी है, ये मकरंद एक जो है वो तत्व होता है, वो फूलों में पाए जाने वाला एक मीठा तरल पदार्थ होता है, ये मकरंद। ठीक है। अब इस तरल पदार्थ मकरंद की वजह से ही जो मक्खियाँ हैं वो फूलों के ऊपर जाकर के बैठ जाती हैं, और उसके जाकर के जब बैठती हैं फिर वो फूलों का रस जो है वो उससे ले लेती हैं। फूलों का रस लेने के बाद वो अपने छत्ते में वापस आती हैं और उसको अपने छत्ते में जमा कर देती हैं। तो इस तरह से एक मकरंद की वजह से, जो एक मीठा तरल पदार्थ होता है, इसकी वजह से मक्खियाँ जाती हैं, आकर्षित होती हैं और फूलों का रस लेकर ला करके अपने छत्ते में जो है वो जमा कर देती हैं। मधुमक्खियाँ जब एक फूल से दूसरे फूल पर मकरंद इकट्ठा करने के लिए जाती हैं, तो उनके शरीर और पैरों से पराग कण एक फूल से दूसरे फूल पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो यही जो प्रक्रिया है, इसी को परागण कहते हैं। ठीक है। यही जो प्रक्रिया है वो परागण कहलाती है। अब जो हम देखते हैं कि जो दूसरा तरीका है, यानी कि पौधों से जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, भोजन जो हमें प्राप्त होता है, वो किस किस रूप में प्राप्त होता है? एक तो होता है जड़ के रूप में। जड़ के रूप में जो भोजन हमें प्राप्त होता है उसमें गाजर, चुकंदर, मूली, शलगम आदि आते हैं। इसके अलावा क्या आता है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा अगर हम देखें तनों के रूप में जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी भोजन जो हमें प्राप्त होता है, उसमें आलू आता है। आलू क्या है? तना है। ठीक है। आलू तना है, अदरक भी और गन्ना भी, ये क्या है? तने के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि पत्तियों के रूप में जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसमें पालक आता है। पालक पत्तियों के रूप में होता है। धनिया, पत्ता गोभी और प्याज। प्याज भी देखें आप, प्याज भी क्या है? ये पत्तियों के रूप में होता है। ठीक है। हरी प्याज जिसको बोला जाता है। इसके अलावा जो फूल होते हैं, यानी कि फूल के रूप में हमें कौन कौन से जो खाद्य पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं? देखिए जो गुलाब है, गुलाब जो है वो फूल के रूप में हमें खाद्य पदार्थ के रूप में काम आता है, यानी कि गुलाब की जो है वो एक तरीके से
भोजन किया जाता है। इसके अलावा जो फूल गोभी होती है, ये तो फूल के रूप में होती ही है। अब जो फल के रूप में अगर हम देखें तो फल के रूप में हम सेब को लेते हैं, केले को लेते हैं, टमाटर। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये टमाटर जो होता है वो फल होता है, ठीक है। फल के रूप में हम इसका जो है वो खाद्य पदार्थ के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा अंगूर आदि ये सारी चीज़ें होती हैं। बीज के रूप में बात करें तो बीज के रूप में मक्का, गेहूँ, दालें आदि का हम जो है वो उपयोग करते हैं, इसका जो है हम भोजन करते हैं। इसके अलावा इनके कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद आते हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। पौधों के दो या दो से अधिक खाद्य भाग होते हैं, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें दो या दो से ज़्यादा जो भाग हैं उनके वो हमारे मतलब भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में काम आते हैं। जैसे सरसों है, सरसों के जो बीज हैं उनसे हम तेल प्राप्त करते हैं, यानी कि एक तो हमें तेल प्राप्त हो रहा है, दूसरी जो सरसों की पत्तियाँ होती हैं उसकी सब्ज़ी बनाई जाती हैं। यानी कि ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सरसों है, सरसों का हमें दो तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं, एक बीज के रूप में और दूसरा पत्तियों के रूप में, ठीक है। यानी कि उससे तेल निकाल रहे हैं और इससे सब्जियां जो है वो हम इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से उदाहरण हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब हम देखते हैं अंकुरित बीज के बारे में। अंकुरित बीज क्या होते हैं? पानी में मतलब एक तरीके से इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी भी बीज को, यानी कि जब हम बीज के लिए किसी भी चीज़ को पानी के अंतर्गत भिगो देते हैं, फिर उसमें क्या होता है कि कुछ दिनों या फिर कुछ घंटे के अंतर्गत जो उसके अंतर्गत से छोटा सा अंकुर निकल आता है, जिसे कि नई कोपल कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मटर है। जब हम इसको पानी के अंतर्गत भिगो देंगे तो इस तरह से जो है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर से छोटे छोटे से नई कोपलें या फिर जो छोटा अंकुर होता है वो निकल करके आ जाता है। इसी के उदाहरण में हम देखें तो चना भी ऐसा ही होता है, मूंग, मोठ, मेथी, गेहूँ, यानी कि ये सारे जो उदाहरण हैं, यानी कि ये सारी चीज़ों को अगर हम पानी के अंतर्गत भिगोते हैं तो इनसे क्या होता है कि इस तरह की जो ऊपर से छोटी छोटी कोपल होती है, नई कोपल, वो निकल करके आ जाती हैं। और जब वो निकल करके आ जाती हैं तो फिर इन्हीं को कहा जाता है अंकुरित बीज। अब ये जो अंकुरित बीज होते हैं, इनका हमारे लिए क्या लाभ है, इसको समझते हैं। जैविक और रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि जब हम किसी भी बीज को, मान लीजिए कोई मान लीजिए चने हैं आपके पास, चने को जो है वो पानी के अंतर्गत भिगो दिया कुछ समय के लिए, फिर उसमें क्या होगा, जब वो पानी में भीग जाएगा और उसमें से जो है वो अंकुर निकल आएगा, नई नई कोपलें उसके अंदर छोटी छोटी सी निकल करके आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके अंतर्गत जैविक और रासायनिक परिवर्तन जो है वो हो जाएगा। हो जाने के से क्या होगा कि उसके अंतर्गत जो पोषण मूल्य है, यानी कि उसका जो पोषण मूल्य है वो बढ़ जाता है। जब भी हम किसी भी चीज़ को इस तरह से भिगोते हैं तो फिर उसका जो है वो पोषण मूल्य बढ़ जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो चने हैं, जो मतलब चने आते हैं, काले चने, उनको जिसे भिगोया जाता है, फिर उनको जो है मतलब सुबह सुबह में जब खाया जाता है तो उससे क्या होता है, वो इसीलिए खाते हैं ताकि उनका जो पोषण मूल्य है वो बढ़ गया और जो पोषण है हमको अच्छे से मिल पाए। अब जब हम इस तरह के जो है भोजन को करते हैं तो उससे क्या होता है, यानी कि इस तरह के जो अंकुरित बीज होते हैं, इनका भिगोने की वजह से इनमें एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। जब सक्रिय हो जाते हैं तो फिर ये हमारे पाचन को बहुत ही अच्छा सुगम बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर की जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वसा कम होती है और ऊर्जा अधिक हो जाती है, यानी कि जब हम इस तरह से चना, मूंग, मोठ, ये इन सारी चीज़ों को पानी के अंदर भिगो दें और उसमें से कोई नई कोपल या फिर अंकुर निकल कर के आ जाए, तो उसमें से क्या होगा कि हमारे लिए ये एक लाभ होगा कि इसके अंदर वसा जो है वो इस तरीके के अंकुर बीज में वसा कम होगी और ऊर्जा इसके अंतर्गत ज़्यादा होगी। फिर इससे फ़ायदा होगा कि जो कम कैलोरी में हमें अधिक पोषण जो है वो इससे मिल जाएगा। अब ये जो भोजन है, जब हम यानी कि अलग-अलग जो भोजन करने वाले जो जीव-जंतु होते हैं या फिर जो जानवर होते हैं या फिर जितने भी जीव-जंतु हैं, उनके हम वर्गीकरण को समझते हैं। यानी कि कितने प्रकार के यहाँ पर जो है वो जानवर पाए जाते हैं, वो भी किसके आधार पर? भोजन के आधार पर। यानी कि अलग-अलग सबका जो भोजन करने का तरीका है अलग-अलग है, यानी कि सब जानवर जो हैं वो अलग-अलग श्रेणी से जो है वो अपना भोजन करते हैं। जैसे क्या, कुछ जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जो भी जीव-जंतु या फिर जानवर शाकाहारी होते हैं, वो अपना भोजन केवल पौधों या फिर पौधों से जो बने हुए उत्पाद होते हैं, जिसमें कि सेल्यूलोज़ नामक पदार्थ पाया जाता है, उससे करते हैं। यानी कि जितने भी पौधे और पौधों में से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, उनके अंदर सेल्यूलोज़ नामक पदार्थ पाया जाता है, उनसे जो है वो अपना भोजन करते हैं। और जो भी जानवर सिर्फ़ जो है वो
यानी कि पौधों और पौधों से अपना उत्पाद जो है वो करते हैं, अपना भोजन करते हैं, उनको शाकाहारी कहा जाता है और उनकी एक पहचान होती है। इनके चौड़े दाँत होते हैं, तीखे होते हैं और बहुत ही मजबूत दाँत इनके होते हैं और इनकी जो पाचन तंत्र होता है वो लंबा आंत तंत्र होता है। इसके अलावा इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो गाय है, हिरण है, बकरी है, जैसे कि ये सिर्फ घास खाती हैं। घास क्या है, वो एक पौधा है, घास खाते हैं और जो भी हरी हरी चीज़ें होती हैं यानी कि पौधे होते हैं उनको ये खाते हैं, गाय, हिरण और बकरी। इसके अलावा और कौन से उदाहरण हैं वो आपने बताने की, अगर आप इसका बताना चाह रहे हैं इनके, अगर आपको शाकाहारी जानवरों का उदाहरण याद है तो फिर आपने शाकाहारी की हेडिंग डालनी है, मतलब शाकाहारी लिखना है और उसके आगे जो है वो जितने आपको उदाहरण याद आते हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इसके अलावा अगर हम मांसाहारी को देखें तो जो मांसाहारी होते हैं वो अपना भोजन दूसरे जानवरों का मांस जो है उसको उससे अपना भोजन करते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। अब इनके जो इनकी पहचान होती है दाँत से। इनके जो दाँत होते हैं वो तीखे और नुकीले दाँत होते हैं और इनका जो पाचन तंत्र है वो छोटा और सरल आंत तंत्र होता है। उदाहरण के लिए जैसे शेर है, बाघ है, चील है, ये सब क्या है, वो ये तो छोटे छोटे जानवरों का, दूसरे जानवरों का जो है वो शिकार करते हैं। इनको ही मांसाहारी कहा जाता है। इसके अलावा जो सर्वाहारी होते हैं, सर्वाहारी में जो भी जीव जंतु होते हैं अपना भोजन जो है वो पौधे और मांस दोनों से अपना भोजन करते हैं। ठीक है, यानी कि वो जीव जंतु जो अपना भोजन पौधों और मांस दोनों से करते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। उनकी पहचान भी दांत से की जाती है। इनके अंतर्गत दोनों प्रकार के दांत पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंतर्गत जो है वो चबाने वाले भी दांत होंगे और वैसे भी दांत होंगे, यानी चौड़े भी दांत होंगे और जो नुकीले भी दांत होंगे। दोनों प्रकार के इनके अंतर्गत दांत पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनका पाचन तंत्र है वो मध्यम प्रकार का आंत तंत्र पाया जाता है, यानी कि ना ही तो बहुत ज़्यादा लंबा और ना ही छोटा, यानी कि मध्यम प्रकार का इनके अंतर्गत जो है वो आंत तंत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो मनुष्य है, यानी कि मनुष्य जो है वो मतलब मांस भी खाता है और जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी, जिस तरह से पालक वगैरह का, इनका भी जो है वो भोजन करता है। इसके अलावा यानी कि भालू भी ऐसे ही होता है और कौवा भी इसी तरीके का जो है वो होता है। अब इसके और कौन कौन से उदाहरण हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। अब भले ही जो मनुष्य है, कुछ लोग सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो है, यानी कि जो सच में है, ये सर्वाहारी ही होते हैं, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो पहचान के हिसाब से की जा रही है, ना कि खाने पीने के आधार पर। वो अपनी मर्जी होती है कि कुछ लोग जो है वो मतलब पेड़ पौधों और कुछ लोग जो है वो इस तरह से दोनों चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।